तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि आपके 15 फरवरी 2023 को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि इस वर्ष 2023 में मैट्रिक का जो एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं वो पूरे ए से लेकर यानी 10 सेट में एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं और मेरे पास साइंस का जो सेट कोड है वो एच है। आपको इसी प्रकार से कोई भी सेट कोड मिल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन वही रहता है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 15 फरवरी के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो r/2 के मान के बराबर होता है। इसे हम लोग कहते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यदि इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछा जाता कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो r बराबर 2f हो जाता। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो याद रखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि कम हो जाए तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लघुपतन के समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा IR²। उसके बाद में कहता है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वह किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। उसके बाद में कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर का जो काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उसके बाद में कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। यहाँ से 100% आपको एग्जाम पेपर में एक सवाल देखने को मिलेगा जहाँ पे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है और इसका जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत हीटर की कुंडली किस तार की बनी होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि नाइक्रोम तार की बनी होती है। एक होता है कॉपर यानी तांबा का तार, और जो मोटर जो बना होता है विद्युत मोटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसी तार का प्रयोग किया जाता है, तांबा का। उसके बाद में कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार से एक प्रिज्म होते हैं। प्रिज्म की एक खासियत है कि जब भी इस पर श्वेत प्रकाश से गुजरा जाता है तो ये 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। और ये जो प्रिज्म में दोस्तों सतहों की संख्या होती है वो 5 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो कौन सा दर्पण होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनता है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, और समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के समान आकार का बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समतल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहता है कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो हमें नीला प्रतीत होता है। उसके बाद में कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितनी दूरी तक, सॉरी अधिकतम पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। तो इसका कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है, तो इसलिए राइट आंसर इसका अनंत तक हो जाएगा। यदि न्यूनतम दूरी पूछा जाता तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत पे हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है या फिर एम पावर -1 होता है। तो यदि ऑप्शन बी को देखिएगा तो सी एम पावर -1 दिया गया है, लेकिन हमें एम पावर -1 देखना है, तो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अभिक्रिया CuO+H2 यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Cu+H2 यानी कॉपर प्लस जल बनेगा। इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसमें हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। देखिए सोडियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10वीं कक्षा के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे पानी में नहीं डुबा कर रखा जाता है बल्कि किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, तो Na होता है। इसका लैटिन नेम क्या होता है दोस्तों, तो नेट्रियम होता है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 23 होता है। यहीं से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि सोडियम वह कौन ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं, तो यही होगा सोडियम। तो यहाँ पे कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, तो 1 हो जाएगी। उसके बाद में कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n-2 एल्काइन का होता है और CnH2n एल्कीन का होता है। तो ये 3 फार्मूला एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद में कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आप सभी को बता दें कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, क्योंकि जब किसी विलयन का पीएच मान 7 या 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। 7 से अधिक रहता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्षार कहते। 7 से कम रहता तो इसे हम लोग अम्लीय कहते। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। देखिए यहाँ से एक सवाल 100% टकराने की संभावना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। दोस्तों याद रखिएगा, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 बताई गई है और आवर्तों की संख्या 7 बताई गई है। तो यदि आपसे आवर्त पूछा जाता तो यहाँ पे 7 होता है ना जी, और वर्ग पूछा गया है तो 18 हो जाएगा। आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद में कहता है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अपवाद में ये ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है। हालांकि जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन सिवाय ग्रेफाइट को छोड़कर तो ग्रेफाइट अपवाद में होता है जो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का चालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कार्बन क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन धातु भी नहीं है, अधातु स्वरूप धातु भी नहीं है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है और कार्बन के जो सांकेतिक चिन्ह होता है दोस्तों सी होता है। इसका परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा द्रुबल अम्ल है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि द्रुबल अम्ल यहाँ पे देखिएगा तो CH3COOH यदि पहचानने में यदि कठिनाई का सामना करना पड़े तो याद रखिएगा द्रुबल अम्ल थोड़ा बड़ा होता है। तो चारों ऑप्शन को देखिएगा तो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा मिलेगा ऑप्शन डी CH3COOH। उसके बाद में कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप सभी को बता दें कि पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, इसका सांकेतिक चिन्ह के होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 39 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 19।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे हमें बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो बायोगैस का उदाहरण है। दोस्तों बायोगैस यहाँ पे CH4, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में CH4 ना देकर मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में राइट आंसर इसका मीथेन हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए, कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण नमक एक प्रकार का लवण होता है जिसका रासायनिक संकेत यहाँ पे रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो ये भी जान लीजिए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा NaCl। उसके बाद में क्वेश्चन 25 कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। मान लेते हैं कि C+O2 इसमें हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा CO2। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन कौन से है तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों पदार्थ को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं या उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो देखिए शून्य वर्ग का जो तत्व होता है हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टॉन, नियान, ये सब होते हैं। इसमें से आपका सी में दिया गया हीलियम और H इसका सांकेतिक चिन्ह होता है, तो दोनों याद रखिएगा। कई बार एग्जाम पेपर में हीलियम का He दिया जाता है या पूरा नाम हीलियम दे दिया जाता है, तो दोनों की याद रखना है, He मतलब हीलियम। उसके बाद में कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखिए हरित लवक, ग्राना, स्टोमा में जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है इसे हम लोग यकृत ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यकृत ग्रंथि कहते हैं। अब यहीं से ना एक सवाल पूछे जाते हैं कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। मेढक में कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है तो 3 होता है। उसके बाद में फिर पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है तो 2 होता है। यहाँ से एक सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर यहीं से पूछे जाते हैं कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, फेफड़ा है। मेढक का श्वसन अंग क्या है तो फेफड़ा भी है, गिल्स भी है और त्वचा भी है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि यदि मच्छर का श्वसन अंग पूछा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ट्रैकिया हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है तो मछली गलफड़ा यानी गिल्स से सांस लेता है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। देखिए पादप में जाइलम के लिए क्या उत्तरदायी होगा, तो पादप यानी पेड़ पौधों में जो जाइलम ऊतक होते हैं ये जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो फ्लोएम ऊतक जो होते हैं ये होते हैं खाद्य पदार्थों के वहन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जल के वहन के लिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए, कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। देखिए एक कोशिकीय शैवालों में जो जल का परिवहन होता है जी वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। अभी हम बता रहे थे कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 3, मछली के साथ साथ मेढक में होती हैं 3 और मछली में होती हैं 2 और मनुष्य में कोष्ठों की संख्या होती है 4, याद रखिएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एमिनो अम्ल के विखंडन से CO यानी कोक भी बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद में कहता है कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या होता है, यह एक वसा तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और साथ ही एंजाइम भी नहीं है, यह एक हार्मोन है। इसलिए हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए कि एक नर हार्मोन है। देखिए नर हार्मोन जो होते हैं ये होते हैं दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा थायरॉक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, एंड्रोजन हो गया। तो एंड्रोजन यहाँ पे मादा हार्मोन होगा, ये बाकी दोनों में समान होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 36 कहता है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए
जनन क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधि होती हैं, जैसे विखंडन विधि। विखंडन विधि किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, याद रखिएगा। एक बार सवाल पूछा गया था कि अमीबा में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विखंडन विधि। और द्विखंडन विधि उसके साथ है मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा जनन विधि पाया जाता है? तो मुकुलन हो जाएगा। ईस्ट के साथ साथ एक हाइड्रा जीव होता है, हाइड्रा में भी हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि पाया जाता है। तो ये सभी के सभी अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 कहता है कि पराग कोश में क्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन 37 क्या कहता है कि पराग कोश में क्या होते हैं? काफ़ी सिंपल है। पराग कोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ना जी, परागकण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। कहता है कि अनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। देखिए अनुवंशिक गुणों का जो संदेश होता है, ये होता है डीएनए के अणुओं में। तो राइट आंसर इसका डीएनए हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये भी सवाल देखने को मिला था कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है। अब अगला सवाल पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और ये आनुवंशिकता का जनक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा मटर के पौधे से आनुवंशिकता जैव विकास का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो याद रखिएगा, मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद में कहता है कि हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती, तना और दोनों पे पाए जाते नहीं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप उसका आंसर मिला लीजिएगा या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर शीट दे देंगे। फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम याद रखिएगा। हीरे का पूर्णांक 2.42 है, तो इस कथन से क्या मतलब होता है ये भी याद रखिएगा। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? प्रत्यवर्ती धारा, दिश धारा में अंतर, तारे के एवं टिमटिमाते, ये तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम होगा कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। उसके बाद में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? और यहाँ से एक ये जो क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा कि संतुलित जो समीकरण होता है, तो यहाँ पे संतुलित वाले समीकरण को भी याद कर लीजिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अम्ल क्षार में अंतर बताना होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वह विलयन है यानी इसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है यानी तीखा होता है। और ये जो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को ये नीला करता है और नीला को ये लाल करता है ना जी। उसके बाद में सूचक कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद है उदयधर्मी ऑक्साइड को परिभाषित करना है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? स्वपोषी, विषमपोषी, तो आप सभी को मालूम ही होगा। पादप हार्मोन क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? उसके बाद में कहता है कि जीवाश्म क्या है? देखिए जीवाश्म क्या है? तो जीवों के अवशेष से प्राप्त हुए ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी दोस्तों जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन इसे लगा लीजिए क्योंकि ये सवाल आपको हमको लगता है कि 100% एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए कहता है कि ओम का नियम क्या है? इसका जांच के लिए प्रयोग का वर्णन करें। आप सभी को बता दें कि ओम के नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर, ओम के नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर उसके चालक के सिरों के साथ प्रवाही धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। अर्थात भी समानुपाती आई या भी बटा आई बराबर एक नियतांक होते हैं जिसे ओम का नियम कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कहता है कि जस्ता के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। जस्ता एवं उसके अयस्कों का निष्कर्षण जो होता है बताना होगा। 5 नंबर में पूछे जाते हैं। साबुन अपमार्जक में अंतर, काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। साबुन अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करना। उसके बाद में कहता है श्वसन क्या है? मनुष्य में श्वसन अंग का यहाँ पे चित्र बनाना होगा।
फूल में निषेचन की प्रक्रिया कैसी होती है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। और इस पीडीएफ में इसका आंसर की भी दिया जा चुका है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए questionforexam.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाकर इसको आंसर की के रूप में सभी पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कीजिए और 15 फरवरी को जाकर एग्जाम पेपर में सच में यार गर्दा उड़ा के आ जाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का सलूशन बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।